चाहिए जिसे सभी लोग सरलता से स्वीकार कर सके, है ना। क्योंकि जो मुद्रा है ना, वो अलग अलग धातुओं से भी बनी रहती है। तो वो धातु इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसे हर कोई इसको स्वीकार कर सके। मतलब जहां से भी हम कोई लेन देन कर रहे हैं, किसी माल का क्रय विक्रय कर रहे हैं या किसी सेवा का लाभ उठा रहे हैं, तो वहां पर जो है आसानी से जो है लोग उस मुद्रा को स्वीकार कर सके। तो इसलिए कहा गया इसमें कि जिस धातु में मुद्रा ढाली जाए उसमें उपयोगिता का गुण होना चाहिए। मतलब वो मुद्रा हमने मतलब अगर वो मुद्रा तैयार की गई है तो वो किसी न किसी रूप में उपयोगी होनी चाहिए, है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि यह धातु ऐसी होनी चाहिए जिसे सभी लोग सरलता से स्वीकार कर सके। साथ ही उसमें विनिमय शक्ति भी होनी चाहिए। विनिमय मतलब विनिमय यानी लेन आदान देन। प्रदान। हाँ, लेन देन हो या आदान प्रदान हो, तो उसमें आदान प्रदान करने का भी गुण होना चाहिए, है ना। अगर नकली मुद्रा रही तो क्या उससे आदान प्रदान कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं क्या, किसी वस्तु का, किसी सेवा का? बताओ, कर सकते हैं क्या नकली मुद्रा का? नहीं मैम, नहीं नहीं। कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा ऐसी धातु से बनी होनी चाहिए जिसे लोग सरलता से स्वीकार कर सके। साथ ही उस मुद्रा में विनिमय शक्ति भी होनी चाहिए। और किताब इसमें लिखा है कि यह गुण सोने तथा चांदी में पाए जाते हैं। मतलब कुछ मुद्रा जो ऐसी होती हैं जो सोने चांदी की भी होती है ना, जिसको मतलब लेन देन किया जा सकता है। लोग सोने चांदी की धातु भी जो है इकट्ठा करके रखते हैं, सोने का सिक्का हो या चांदी का सिक्का, वो भी लोग जो है उसको अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं या उसका लेन देन कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्रा में उपयोगिता का गुण होना चाहिए। मतलब वो मुद्रा जो है वो उपयोगी होनी चाहिए जिसमें विनिमय का भी गुण हो। उसके बाद लिखा है इसमें सेकंड पॉइंट, वहनीयता, है ना। तो मुद्रा ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसे सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जा सके। वहनीयता का मतलब होता है उसमें भारपन। मतलब मुद्रा इतनी अधिक वजनी भी नहीं होनी चाहिए कि जिसको हमको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाइयां हो। जैसे कि हमारे पास कुछ सिक्के रहते हैं, मान लो 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का वगैरह, या कुछ चांदी के सिक्के रहते हैं, तो वो क्या बहुत वजनदार रहते हैं क्या? जिसको लाने ले जाने के लिए हमको किसी वाहन की आवश्यकता पड़े, वो वजनदार होंगे क्या? नहीं मैम, नहीं है मैम। ना, वो हल्के ही रहते हैं, है ना। मतलब भले ही वो पत्र मुद्रा से थोड़े से वजनदार है लेकिन वो तो हल्के, उसको हम ले जा सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, जेब में, पर्स में, कहीं भी रखकर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मुद्रा ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसे सरलता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जा सके। और सोने चांदी में यह गुण पाए जाते हैं। मतलब सोने चांदी की जो मुद्रा बनाई जाती है ना, उसमें भी जो है वहनीयता का गुण पाया जाता है। मतलब वो मुद्रा भी उतनी वजनदार नहीं होती। मतलब सोने चांदी से बनी जो भी मुद्रा है, चाहे वो कितने के सिक्के रहे मान लो, उसको भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। उसके बाद लिखा है टिकाऊ। तो मुद्रा को एकत्रित किया जाता है। मतलब मनुष्य अपनी कुल आय में से भविष्य के लिए कुछ जोड़कर रखना चाहता है। तो अतः मुद्रा एक ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसमें टिकाऊ होने का भी गुण विद्यमान हो। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर मनुष्य पैसा कमा रहा है तो वो भविष्य के लिए भी कमाता है ताकि भविष्य में वो पैसा को इकट्ठा करके रख सके। तो ऐसा होगा क्या कि हमने मान लो 10-10 के, 50 के, 100 के नोट जमा किए, साल भर के बाद वो पुराने हो जाएंगे या वो चलन से बाहर हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ। नहीं मैम। कल मुद्रा के बदलते रहती है क्या? नहीं होता है ऐसा, है ना। बहुत ही कम समय ऐसा आता है कि जब मुद्रा का मतलब विमुद्रीकरण किया जाता है, एक नई मुद्रा जो है तैयार की जाती है। लेकिन हमेशा जो है मुद्रा का रूप तो बदला नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए इसमें बताया गया इसमें कि मुद्रा को एकत्रित किया जाता है ताकि इसमें मनुष्य अपने कुल आय में से ही भविष्य के लिए कुछ जोड़कर रखना चाहता है। तो अतः मुद्रा ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसमें टिकाऊ होने का गुण विद्यमान हो। मतलब मुद्रा टिकाऊ होती है। जैसे कि मान लो हमने कहा गुल्लक में पैसे जमा करते जा रहे हैं, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 50 के नोट, 100 के नोट, तो क्या वो रखे रखे वो मुझे
बीच में? जी मैम, अब आ रही मैम। आ रही ना? यस मैम। मैम हाँ। रूम लॉक है। हाँ, एक सेकेंड ना। तो मुद्रा में एक प्रकार से टिकाऊ का गुण भी होना चाहिए, जो लंबे समय तक वो मुद्रा चलन में, मतलब वो मुद्रा का प्रयोग हम कर सके। कोई भी मुद्रा रहे, चाहे वो सिक्के रहे, जो भी नोट रहे, उसका प्रयोग हम कर सकते। ऐसा नहीं कि हमने आज 1 महीने 2 महीने तक मुद्रा इकट्ठी कर ली है और 4 महीने के बाद मुद्रा को हम उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुद्रा में टिकाऊपन का भी गुण होना चाहिए, जिसको लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद ये अगला पॉइंट, विभाजकता। विभाजन मतलब विभाजकता यानी बांटना मैम मैम। बांटना। घटना है ना। जैसे मुद्रा क्या होती है, अलग अलग, जैसे कोई 1 का सिक्का है, 10 के नोट है, 50 के नोट है, 100 के, 500 के, ये अलग अलग रूप में बटी हुई रहती है ना। तो वैसे ये मुद्रा जो है सोने चांदी की बनी रहेगी। तो इसके अंतर्गत लिखा है कि मुद्रा ऐसी धातु में डाली जानी चाहिए जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी विभाजित किया जा सके। जैसे पहले के समय में 25 का सिक्का, 50 का सिक्का, है ना, ये सब सिक्के चलते रहते थे, है ना। तो 25 का सिक्का जो है वो 50 के सिक्के से थोड़ा सा छोटा रहता था, है ना। वैसे ही 1 का सिक्का हो गया, 10 का सिक्का हो गया, तो मतलब उसमें थोड़े से आकार वगैरह में इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो रहता ही है। अलग अलग, क्योंकि अलग अलग रुपए के सिक्के हैं, अलग अलग धातुओं से बनी हुई मुद्राएं हैं, तो उसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित रह सके। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा ऐसी धातु में ढाली जानी चाहिए जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सके, और इस विभाजन से इसके मूल्य में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। मतलब जितने रुपए की मुद्रा है, चाहे उसका आकार छोटा रहे या बड़ा रहे, है ना, उनके मूल्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वैसे ही इसमें लिखा है, सोने और चांदी की धातुओं में जो है इस प्रकार का गुण पाया जाता है ना। भले वो सोने के कि कोई भी सिक्का रहे, अब उसका मूल्य छोटा होने से कम होगा ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। एक वजन के आधार पर जो है उस सिक्के का मूल्य मापा जा सकता है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्राओं में जो है विभाजकता का गुण होना चाहिए, और मुद्रा जो है अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई होनी चाहिए। अलग अलग टुकड़ों में बटी होने के कारण उसके मूल्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब मुद्रा छोटे रूप में भी अगर है तो भी उसका मूल्य जितना है वो उतना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसका आकार छोटा है तो इसका मूल्य एकदम कम हो जाए, ऐसा नहीं है। मतलब जो उसमें अंकित है ना, उसका मूल्य वो उतना ही रहना चाहिए। उसके बाद दिया इसमें एकरूपता। तो मुद्रा की सभी इकाइयों में एकरूपता होनी चाहिए। अब जैसे कि देखो, हम लोग अर्थशास्त्र की पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लोग प्रबोध की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोगों के पास नवबोध की बुक है। मान लिया जाए इसमें से 7 लोगों के पास में प्रबोध की पुस्तक है, 7 लोग के पास में नवबोध की पुस्तक है। तो क्या दोनों में क्या अंतर है क्या? हाँ, भले प्रकाशन का अंतर है, वो बात अलग है, लेकिन सब बातें तो वही लिखी है। ऐसा तो नहीं है कि नवबोध की एक बुक में कुछ और लिखा है, दूसरी बुक में कुछ और लिखा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वैसे ही अगर मुद्रा अगर ढाली जा रही है, बनाई जा रही है, चाहे वो अलग अलग आकार, मतलब अलग अलग किस्म की हो, चाहे वो सोने की हो, चाहे वो चांदी की हो, उसमें एकरूपता होनी ही चाहिए। जैसे कि दीपावली के समय अपन पूजा नहीं करते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी की, जो है ऐसे सिक्के वगैरह की, है ना। तो उसपे क्या होता है, हम किसी भी दुकान में अगर लेने भी जाएंगे उसका सिक्का, तो सभी वो एक रूप ही रहता है। ऐसा तो नहीं कि किसी में कुछ और चीज छपा हुआ है, ऐसा तो हो ही सकता। तो कहने का मतलब वही है कि मुद्रा की जितनी भी इकाइयां हैं सभी में एक रूपता होनी चाहिए। चाहे वो 10 का सिक्का हो, चाहे वो 20 का सिक्का हो, चाहे वो 5 रुपए का सिक्का हो, सब में एक रूपता होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट, मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब, मितव्ययिता यानी क्या होता है बताओ? मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्चीली, है ना। तो देखो इसके बारे में क्या लिखा है इसमें, श्रेष्ठ मुद्रा पदार्थ में मितव्ययिता होने का गुण होना चाहिए। अर्थात मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसमें मुद्रा ढालने के लिए अधिक धनराशि व्यय न करना पड़े। मतलब कम से कम खर्चे पर जो है मुद्राएं जो है वो तैयार होनी चाहिए, है ना। और जिसको ढालने में कम से कम व्यय भी हो और उसमें घिसावट भी कम होती है। तो अगर एक अच्छी मुद्रा अगर तैयार करनी है तो
तो उसमें एक ऐसा गुण होना चाहिए कि मुद्रा पदार्थ मतलब जिस पदार्थ से वो मुद्रा तैयार की जा रही है उसमें मुद्रा ढालने के लिए अधिक धनराशि खर्च न करना पड़े और जिसको ढालने में कम से कम व्यय हो, मतलब मुद्रा को ढालने में या मुद्रा को तैयार करने में कम से कम खर्चा होना चाहिए, साथ ही उसमें घिसावट भी कम हो। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ एक अच्छी मुद्रा जो है वो तैयार की जा चुकी है कम से कम खर्चों में। इसके बाद लिखा है इसमें मूल्य स्थिरता। तो मुद्रा पदार्थ मूल्य स्थिरता वाला भी होना चाहिए, अर्थात उसके मूल्य में बहुत अधिक घट बढ़ मतलब कभी बहुत अधिक वृद्धि या कमी ऐसा नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है, समय समय के अनुसार जो है पदार्थों का जो मूल्य है वो भी कभी कभी कम ज्यादा होते रहता है ना। लेकिन अब मुद्रा तैयार की जा रही है, जिस धातु से भी मुद्रा बनाई जाए है ना, उसमें बहुत अधिक मात्रा में कोई कमी या कोई उसके मतलब उस पदार्थ के मूल्य में बहुत अधिक मात्रा में कोई कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा जो पदार्थ जो है का मूल्य स्थिरता वाला होना चाहिए, अर्थात उसके मूल्य में बहुत ही अधिक कमी या वृद्धि नहीं होनी चाहिए। फिर दिया है अगला पॉइंट तरलता। मुद्रा पदार्थ में तरलता का गुण विद्यमान होना चाहिए, अर्थात पदार्थ ऐसे हो जिसे सरलता से पिघलाया जा सके, जिसके सिक्के ढाले जा सके और आवश्यकता पड़ने पर सिक्कों को पुनः धातु के स्वरूप दिया जा सके। मतलब देखो, जैसे कि मान लो हमने कोई सोने का सिक्का खरीदा, ठीक है, किसी सोनार की दुकान से हमने सिक्का खरीदा। अधिकतर क्या होता है, जो सोने चांदी के जो व्यापारी लोग रहते हैं वो सोने के बिस्किट वगैरह खरीद के रखते हैं। क्यों खरीद के रखते हैं, बताओ कोई कारण इसका, क्यों खरीद के रखते होंगे? क्योंकि वो उसको आसानी से जो है ढाल सकते हैं, मतलब उस बिस्किट के जो है अलग अलग मतलब कहना चाहिए आभूषण बनाए जा सकते हैं, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, सोने चांदी के जो उन लोग तुरंत उनके पास सोना कहाँ से आता है, कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा कुछ धातु रहती है जिसको वो गला कर उससे जो है आभूषण तैयार कर सकते हैं कोई भी, है ना। तो वैसे इसमें भी बताया जा रहा है कि मुद्रा पदार्थ में तरलता का गुण विद्यमान होना चाहिए, मतलब जिसको आसानी से उस मुद्राओं को पिघलाया जा सके, जिसके सिक्के ढाले जा सके। मान लो वो सिक्के चलन से मतलब चलन से बाहर हो गए हो या एकदम पुराने खराब हो गए हो तो उसको नए सिक्के का रूप परिवर्तन किया जा सके, है ना। मतलब आवश्यकता पड़ने पर सिक्कों को पुनः धातु का रूप दिया जा सके। तो मुद्रा में तरलता का गुण भी होना चाहिए। उसके बाद लिखा है इसमें परिचायकता। धातु ऐसी होनी चाहिए जिसे सरलता से पहचाना जा सके, है ना। तो परिचायकता के अभाव में जाली सिक्के चलन में आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। तो सोना अथवा चांदी ऐसी धातु है जिन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है। तो इसलिए जो है धातु इस रूप में तैयार की जा सके जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि होता क्या है, सोने की धातु किस कलर की दिखती है, बताओ, सोने और चांदी में क्या अंतर है? कैसे पहचानेंगे कि ये धातु सोने की है या ये धातु चांदी की है या ये धातु स्टील की है, कैसे पहचानेंगे? मैम सोने की धातु पीला होता है और प्लस वह चांदी की अपेक्षा ना थोड़ा वजनदार भी होता है। हाँ, है ना। और चांदी धातु कैसी होगी? वो सफेद कलर का होता है, क्योंकि चांदी का कलर ही सफेद होता है और वो हल्का भी होता है, थोड़ा का भी होता है। तो उसमें एक गुण है उसकी पहचान करने का, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि धातु ऐसी होनी चाहिए जिसे कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से पहचान सके। तो परिचायकता का मतलब वही होता है, उसका मतलब परिचायकता के अभाव में अगर हम उसको नहीं पहचान पाएंगे कि ये सोने की धातु है या चांदी की धातु है, तो ऐसे में क्या होगा, कुछ लोग मतलब गड़बड़ी करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि परिचायकता के अभाव में जाली सिक्के चलन में आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। अगर लोग उसको नहीं पहचान पाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होते हैं भ्रष्टाचार फैलाने के लिए वो नकली सिक्के चलन में ला सकते हैं। तो इसलिए कहा गया इसमें कि परिचायकता के अभाव में जाली सिक्के चलन में आने की प्रबल संभावना बनी रहेगी। तो सोना और चांदी ही ऐसी धातु है जिन्हें कोई भी व्यक्ति जो है सरलता से या आसानी से उसको पहचान सकता है। तो मुद्रा में ये परिचायकता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गए श्रेष्ठ मुद्रा के गुण। अब बताओ इस 9 पॉइंट्स में जहां पर समझ में ना आया हो आप पूछ सकते हो, बता दो।
चलिए आगे बताओ, बताओ जल्दी से। नारायण, वंदन, भावना, छाया, चंद्रिका, महेश्वरी। मैम आगे बताइए। आगे पॉइंट को एक बार और बताइए। अच्छा, तरलता। तरलता का मतलब होता है कि मुद्रा पदार्थ में तरलता का गुण ऐसा होना चाहिए, मतलब जिसको हम आसानी से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आसानी से हम उसको पिघला कर नई धातु बना सकते हैं, है ना, उसमें वो गुण होना चाहिए। अगर वो धातु एकदम ज्यादा कठोर होगी तो उसको पिघलाने में मतलब उस पर समय लग सकता है, खर्च भी ज्यादा लग सकता है। तो धातु इस रूप में रहे कि जिसको आसानी से हम उसमें परिवर्तन कर सके। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि मुद्रा पदार्थ में तरलता का गुण विद्यमान होना चाहिए, अर्थात जिस पदार्थ से मुद्रा तैयार की गई है ना, चाहे कोई भी पदार्थ हो, तो पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से पिघलाया जा सके और जिसके सिक्के भी जो है ढाले जा सके, मतलब उस पदार्थ को पिघला कर एक नया सिक्का तैयार कर सके या आवश्यकता पड़ने पर सिक्कों को पुनः धातु का रूप दिया जा सके। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा में तरलता का गुण होना चाहिए जिसे समय रहते आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। ये होता है तरलता का मतलब। अब इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, मुद्रा का महत्व। क्वेश्चन आता ही है कि मुद्रा का महत्व बताइए, या ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है घुमा के, तो अपने को उसके मुद्रा का महत्व ही लिखना है कि आम जैसे कि मुद्रा का महत्व कहाँ कहाँ पर है ना, उसके बारे में। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? मुद्रा पैसे से ज्यादा कोई और हमारे लिए उपयोगी है क्या? कोई भी वस्तु बताओ। पैसा है इसलिए सब कुछ है, मुद्रा है तभी तो सब कुछ है, क्योंकि हम उस मुद्रा के माध्यम से कोई भी लेन देन कर सकते हैं। चाहे हमको डॉक्टर की फीस देना हो, स्कूल की फीस देना हो, बस का किराया देना हो, कहीं भी खाना पीना हो, आना जाना हो, किसी भी सेवा का लाभ उठाना हो, तो हर जगह हमको मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी। कि हर जगह हम अपनी संपत्ति बताएंगे कि मेरे पास इतना जमीन है, तो बदले में हम किसी से कोई लेन देन करें तो उसको हम जमीन दे देंगे या गाड़ी दे देंगे या मोबाइल दे देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? हर क्षेत्र में जो है हमको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि आधुनिक आर्थिक जीवन में हम मुद्रा से अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। इसको अंडरलाइन कर लो, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यह कथन किसने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो यह कथन प्रोफेसर मार्शल ने कहा है ना। मुद्रा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए क्राउथर ने कहा कि मुद्रा मनुष्य के समस्त आविष्कारों में एक आधारभूत आविष्कार है। क्योंकि देखो आविष्कार जितने भी हुए हैं दुनिया में, उन सबका आविष्कार किसने किया है? किसने किया है? पशु पक्षी, हाँ किसने किया? वैज्ञानिक कौन है? इंसान है, जीव जंतु है, कौन है? इंसान मैम। तो है ना। तो वही चीज बताया जा रहा है इसमें भी कि मुद्रा मनुष्य की समस्त आविष्कारों में से एक आधारभूत आविष्कार है, क्योंकि मनुष्य ने तो कई प्रकार के आविष्कार किए। मनुष्य ने ही मुद्रा का आविष्कार किया, मनुष्य ने ही मतलब कहना चाहिए मोबाइल का आविष्कार किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया, मतलब हर चीज का आविष्कार तो मनुष्य ने ही किया है ना। भले वो वैज्ञानिक को पता लगे लेकिन है तो एक मनुष्य है ना। तो वैसे ही मुद्रा का आविष्कार भी जो है मनुष्य ने ही किया है। ज्ञान की प्रत्येक शाखा के अपने एक मूल आविष्कार होते हैं और मशीनों में यह आविष्कार पहिया है ना। क्योंकि मशीन अगर चलाए, मशीन अगर है तो उसमें पहिया होना जरूरी, कोई भी मशीन रहे। विज्ञान में अग्नि, राजनीतिक विज्ञान में बोर्ड। तो देखो इसमें क्या हुआ, अलग अलग आधार पर जो है अलग अलग आविष्कारों का इसमें नाम दे दिया गया। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है जिन पर अन्य सब बातें आधारित है ना। क्योंकि अर्थशास्त्र में ही हम
मनुष्य के द्वारा किए गए आविष्कार या मुद्रा के संबंध में बात करते हैं। किसी और गणित में तो हमने बात नहीं की, ना ही हमने अकाउंट में बात की कि मुद्रा का आविष्कार कैसे हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र में ही जो है मुद्रा के आविष्कार के बारे में बात की गई है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि उसी प्रकार अर्थशास्त्र तथा मनुष्य के समस्त व्यापारिक जीवन में मुद्रा एक ऐसा मूलभूत आविष्कार है जिस पर अन्य सब बातें आधारित है, क्योंकि इसी मुद्रा के आ जाने से ही समस्त देश की समस्त आर्थिक क्रिया जो है उसमें परिवर्तन आया है ना। अगर मुद्रा ही नहीं होती तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो वही की वही रुक जाती। मुद्रा के आ जाने से ही देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई, है ना। तो ये सब कार्य जो है मुद्रा के आने से ही हुए। अब दिया है मुद्रा का महत्व क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है उपभोग क्षेत्र। उपभोग यानी उपभोग मतलब किसी वस्तु का उपयोग करना मैम। हाँ, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है कि आर्थिक क्रियाओं में उपभोग का सबसे पहला स्थान है। मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है उसकी खरीद की मात्रा उस वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है। अब वो वस्तु कोई भी हो सकती है ना, उसकी कीमत भी कुछ भी हो सकती है। तो कीमत हम किस रूप में चुकाएंगे? मुद्रा के रूप में चुकाना पड़ता है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि मनुष्य जिस वस्तु का उपभोग करना चाहता है ना उसकी खरीद की मात्रा वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है, और कीमत की निर्धारण में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि किसी भी वस्तु का यदि हम मूल्य चुकाते हैं तो वो उस मुद्रा के रूप में ही चुका रहे हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि कीमत के निर्धारण में मुद्रा की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उपभोग की मात्रा आय पर निर्भर करती है। अब सब व्यक्तियों की आय एक समान होती होगी क्या? बताओ। नहीं मैम। है ना, सबकी आय अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अपनी आय के अनुसार जो है वस्तु का उपभोग करता है कि नहीं करता है। किसी की आय ज्यादा है, किसी की आय कम है, तो वो अपनी आय के अनुसार खर्च करता है। कोई बहुत करोड़पति इंसान है तो वो और अधिक खर्चा कर सकता है और अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। किसी के पास पैसे की कमी है तो वो उतनी ही मात्रा में उपभोग कर सकता है जितनी उसकी आय है। तो इसलिए कहा गया इसमें कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है, मतलब कि आय जो है वो मुद्रा पर ही निर्भर करती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के उपभोग की जो मात्रा है वो उसकी आय पर निर्भर करती है, और आय का अनुमान मुद्रा से ही होता है ना। हम बोल सकते हैं कि हाँ उसकी आय 10,000 है, किसी की आय 5,000 है, तो ये 10,000 और 5,000 वो किस रूप में है? मुद्रा के रूप में ही है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि आय का अनुमान मुद्रा से ही किया जा सकता है। उसके बाद दिया है सेकंड पॉइंट, उत्पादन क्षेत्र। तो आधुनिक युग में उत्पादन अनेक तत्वों के सहयोग का परिणाम है। अब उत्पादन करना है, किसी वस्तु का निर्माण करना है मान लो, तो किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? अब जैसे कि मान लो घर बनाना है ना, तो घर बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती होगी? रेत, ईट, मैम सबसे पहले तो नींव चाहिए। हाँ, जमीन होगा पहले, है ना, जमीन होनी चाहिए। फिर उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी मजदूर होने चाहिए, है ना। और बाकी रेत, सीमेंट, मशीन ये सब तो रहता ही रहता है, लेकिन ये सब कहाँ से आएंगे? मुद्रा के द्वारा ही आ सकते हैं। कोई फोकट पे तो काम करेगा नहीं हमारे यहाँ, कोई फोकट पे कोई जमीन हमको देगा नहीं। कहने का मतलब यही है कि किसी भी वस्तु का अगर आवश्यकता है तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। इसमें परिणाम है जिसमें चुनाव, उत्पादन के साधन के माध्यम से ही किसी भी वस्तु के सभी तत्वों के मूल्य का सामूहिक योग लागत होती है ना। मतलब हमने मैम भूमि पर हमने कारखाना स्थापित कर दिए। हाँ हाँ बोलो। आपका आवाज बीच बीच में कट जा रहा है मैम। अरे तो फिर मैम नेटवर्क आपकी आवाज प्रॉब्लम साफ होगा। नहीं आ रही है। साफ नहीं आ रही है तो फिर हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, मैम क्योंकि अभी नेटवर्क है। हाँ अभी आ रही है मैम। कट कट के आ रही है। हाँ तो हो सकता है ना नेटवर्क है ना,
ऐसी होता रहता है ना, उसको प्रॉब्लम करता रहता है, तो जब बीच बीच में ना आवाज पड़ जाती है। अभी ठीक आ रही है? यस मैम। तो देखो अब क्या लिखा था इसमें कि उत्पादन के साधनों के लिए भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ये सब की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो इन सभी तत्वों के मतलब भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस का हम उपयोग करते हैं। तो इन सभी तत्वों के मूल्य का सामूहिक योग ही उस वस्तु की लागत होती है, जो मुद्रा में ही निर्धारित की जाती है। जैसे कि एक पेन का निर्माण किए, तो हमने बोल दिया कि हाँ, इस पेन को निर्माण करने में 10 रुपए की लागत आई, है ना। तो अगर इसको बेचना हो तो कितने में बेच सकते हैं जिससे उपभोक्ता को फायदा मिल जाए? 15 रुपए में मैम। है ना, मतलब लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर ही बेचा जाती कभी वस्तु, ताकि जो उत्पादन करता है उसको फायदा मिल सके, उत्पादक को, है ना। तो इसलिए कहा गया इसमें कि चाहे भूमि हो, श्रम हो, पूंजी हो, संगठन, इन सब के द्वारा जो है वस्तु का निर्माण किया जा रहा है, और उसमें जो भी खर्चा आता है वह खर्चा मुद्रा में ही निर्धारित किया जाता है। तो इसी प्रकार उत्पादन के लिए जितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जाती है ना, वो भी मुद्रा के बदले ही प्राप्त की जाती है। अगर हमको कोई सामान मंगवाना है किसी अन्य शहर से, कोई कच्चा माल मंगवाना है, तो हम किस में मंगवाएंगे? किसी न किसी गाड़ी के माध्यम से ही मंगवाएंगे, तो उसका हमको किराया चुकाना पड़ेगा, तो वो किराया भी हमको मुद्रा के रूप में देना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब वही है कि किसी भी उत्पादन करने के लिए जिस वस्तु या सेवाओं को खरीदा जाता है ना, वो भी हमें मुद्रा के बदले ही प्राप्त होती है। अतः उत्पादन की कोई भी क्रिया मुद्रा के बिना संभव नहीं है। जैसे एक किसान खेती करता है, अनाज उगाता है, तो क्या अपने आप उग जाता है क्या अनाज फ्री में? है ना। बीज के लिए भी उसको खर्च, बीज लेने के लिए भी उसको खर्च करने पड़ते हैं, है ना। खेतों में बीज डालना है और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं खेतों में, तो उसमें भी उनको मतलब बहुत सारे पैसे जो है खर्च करने पड़ते हैं, ट्रैक्टर से लेके मजदूर तक का हर चीज के लिए उनको मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही है। तो कहने का मतलब वही है कि उत्पादन की कोई भी क्रिया हो वह मुद्रा के बिना संभव हो ही नहीं सकती, है ना। उसके बाद लिखा है विनिमय क्षेत्र। विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो वस्तुओं के उत्पादन के बाद उसका विक्रय करना है ना, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो जिसका उत्पादन किया गया है, मतलब उसका विक्रय करना ही करना है ना। तो मुद्रा प्रत्येक वस्तु की लागत का अनुमान लगाने में सहायक होती है और लागत के आधार पर ही वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जिस वस्तु का लागत मूल्य अधिक होता है, स्वाभाविक सी बात है कि उसका विक्रय मूल्य भी ज्यादा होगा, है ना। और जिस वस्तु का लागत मूल्य कम है तो विक्रय मूल्य भी कम रखा जाता है, क्योंकि वस्तुएं जो है कई प्रकार की क्वालिटी की तैयार की जाती है। कोई उच्च कोटि की वस्तु है तो कुछ निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, है ना। तो उसके आधार पर जो है वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है ना। तो किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो वास्तव में संपूर्ण विक्रय व्यवस्था ही मुद्रा पर आधारित होती है। अतः मुद्रा संपूर्ण विनिमय तंत्र का आधार है, क्योंकि इसी मुद्रा के माध्यम से कोई भी लेन देन जो है किया जा सकता है। मुद्रा नहीं होती तो लेन देन करने में काफी कठिनाइयां आती है ना। इसलिए कहा गया इसमें कि मुद्रा जो है वो संपूर्ण विनिमय तंत्र का एक आधार है। फिर लिखा इसमें अगला पॉइंट वितरण। वितरण यानी बांटना मैम। बांटना। अब जितने भी उत्पत्ति के साधन है या उत्पादन के साधन है, उनको उनका प्रतिफल मिलना चाहिए। जैसे भूमि, भूमि का प्रतिफल क्या है? लगान। पूंजी का ब्याज। कर्मचारियों का, संगठन का कमीशन। हाँ वेतन बोल रही है ना, वेतन। श्रम का मजदूरी। मजदूरी। संगठन और साहसी को क्या मिलेगा? लाभ या हानि। लाभ मिलेगा मैम। हाँ, तो देखो है, जितने भी हम उत्पादन के साधन का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो उनको भी तो उनका प्रतिफल देना पड़ेगा ना। किसी भी मजदूर को हम अपने यहाँ काम पे लगाए हैं तो उनको भी उनको मजदूरी देनी पड़ेगी, कर्मचारी को वेतन देना पड़ेगा। कोई पूंजी लिए है उधार तो उस पर ब्याज चुकाना पड़ता है, तो वो सब हम किस रूप में चुकाएंगे? मुद्रा के रूप में ही चुकाते हैं। तो इसलिए कहा गया है इसमें
कि वस्तुओं का उत्पादन कर लेने के पश्चात, है ना, उसमें भूमि का लगान, पूंजी का ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, संगठक का वेतन और साहसी के लाभ का निर्धारण तथा वितरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ अपना कार्य का सहयोग दिया ही है, तो बदले में उनको कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए, है ना। तो इन सब का प्रतिफल उनको मुद्रा में ही निर्धारित किया जाता है, मतलब इन सब का प्रतिफल उनको मुद्रा के रूप में ही दिया जाएगा। अतः वितरण की क्रियाओं का आधार भी मुद्रा ही है। कोई भी व्यक्ति किसी का कार्य करता है, नौकरी करता है ना, कुछ भी काम करे वो, है ना, तो उसको उसका प्रतिफल मुद्रा के रूप में ही प्राप्त होता है। मतलब कोई भी आर्थिक क्रिया की जा रही है तो बदले में उसको मुद्रा मिलनी ही चाहिए, है ना। तो इन सब का वितरण करने के लिए, मतलब उत्पत्ति के जितने भी साधन है उनका वितरण करने के लिए मुद्रा की ही आवश्यकता पड़ती है, तो उनका प्रतिफल मुद्रा के रूप में ही निर्धारित किया जाता है। फिर अगला दिया है राजस्व क्षेत्र। अब जैसे कि सरकार कई प्रकार के कर लगाती है ना, जिसकी उनकी आय के अनुसार कर लगाती है, तो वो सरकार भी जो है कर कैसे उनसे लेगी, किस रूप में लेगी? मुद्रा के रूप में मैम। मुद्रा के रूप में ही लेती है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के साथ ही राज्य का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप बढ़ गया है। अब वो हस्तक्षेप कैसे बढ़ गया है? सरकार ने कई प्रकार के जो है टैक्स वगैरह वो लगाना शुरू कर दिए, टोल टैक्स हो गया और बहुत से टैक्स है जो सरकार के द्वारा लागू कर दिए गए हैं, जीएसटी वगैरह, है ना। तो वो सब किस रूप में काट रही है सरकार? मुद्रा के रूप में ही, है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि सरकार उचित कर निर्धारण, व्यय तथा ऋण की नीति के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है, किंतु मुद्रा के अभाव में सार्वजनिक व्यय और आय की क्रियाएं संचालित नहीं की जा सकती। मतलब अगर मुद्रा नहीं होती तो कहाँ से हम कुछ खर्च कर पाते, कहाँ से किसी व्यक्ति को आय हो पाती, कहाँ से कोई व्यक्ति जो है कर चुका पाता, है ना, क्योंकि मुद्रा ही नहीं है। मतलब मुद्रा का चलन नहीं था उस समय, ना कोई खर्चे थे, ना किसी व्यक्ति को कोई आय होती थी, ना ही कोई कर चुकाया जाता, है ना। तो वही बताया जा रहा है इसमें कि सरकार जो है उचित कर निर्धारण, व्यय तथा ऋण की नीति के द्वारा भी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है कि आधुनिक युग जो है मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाएं मुद्रा के बिना संभव नहीं है ना। क्योंकि मनुष्य अगर आर्थिक क्रिया करता है तो वो क्यों करता है? धन कमाने के उद्देश्य से, है ना। तो मनुष्य की जो सभी आर्थिक क्रियाएं हैं वो मुद्रा के बिना संभव नहीं है। तो इस दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मतलब बिना मुद्रा के अब कोई कार्य नहीं चल सकता, चाहे वो राजस्व के क्षेत्र में हो, चाहे विनिमय के क्षेत्र में है, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना मुद्रा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई वस्तु नहीं खरीद सकते, किसी सेवा का हम लाभ ही नहीं उठा सकते। बिना मुद्रा के मोबाइल चल सकता है क्या, बताओ? बिना रिचार्ज के मोबाइल चला सकते हो? है ना। तो हर क्षेत्र में जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, आया समझ में मुद्रा का महत्व? यस मैम। हाँ, कल पढ़ेंगे मुद्रा के दोष। एक बार पढ़ के देख लेना, जिस पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो फिर कल बताना, ठीक है? यस मैम। चलो ठीक है, फिर अकाउंट की क्लास अटेंड करना, आज पढ़ाऊंगी मैं, है ना? हाँ ठीक है, ओके बाय।